दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 19 मई। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो आपको डिटेल में समझाई गई है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल एंड्रॉइड ऐप पर। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये है नया रायपुर छत्तीसगढ़ में। अगला था विश्व बैंक के महासचिव डेविड मलपास का संबंध किस देश से है? तो ये भी हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो दोस्तों इन दोनों के क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के कौन सी बार प्रधानमंत्री चुने गए? तो बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों इजराइल के 5वीं बार बन गए हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ये दोस्तों बने हैं एक डील के तहत। एक काफ़ी ज़्यादा दोस्तों कंट्रोवर्शियल डील है पावर शेयरिंग डील। पावर शेयरिंग डील के तहत दोस्तों इन्होंने जो इनके अपोजिशन में थे बेनी गैंटेज, उनसे पावर शेयरिंग डील की है और जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हो रही है। फिलहाल नेतन्याहू ने अपना 5वां कार्यकाल दोस्तों हासिल कर लिया है और गठबंधन से अपनी सरकार बनाई है। पावर शेयरिंग डील के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पावर शेयरिंग डील दोस्तों ये 3 वर्षों के गठबंधन की एक डील है। 3 वर्ष यानी कि टोटल 36 महीने। अब इस 36 महीनों में शुरू के जो 18 महीने होंगे यानी 1.5 साल होंगे उसमें प्रधानमंत्री होंगे बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर होंगे बेनी गैंटेज, जिनसे इन्होंने ये डील की है। उसके बाद के जो 18 महीने होंगे यानी अगले जो 1.5 साल होंगे उसमें पीएम बन जाएंगे बेनी गैंटेज और रक्षा मंत्री बन जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू, यानी कि दोनों की पोस्ट चेंज हो जाएगी। तो यही है पावर शेयरिंग डील। ओके, अब चलिए इजराइल को हम लोग मैप में जान लेते हैं कहाँ पर है। सबसे पहले ये रहा अपना भारत, और भारत से जब हम लोग एशिया के बॉर्डर पर आएंगे यानी कुछ इस जगह पर आएंगे तब यहाँ पर मिलेगा आपको इजराइल। यहाँ पर आ जाइए, इजराइल ये रहा दोस्तों, ये इतना पोर्शन है इजराइल। ठीक है, तो ये सीरिया, लेबनान और जॉर्डन वगैरह से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है इजराइल। क्लियर है? तो मैप में हम लोग जान लिए इजराइल कहाँ है, यहाँ के पीएम के बारे में जान लिए, यहाँ की राजधानी जान लीजिए यरूशलेम है और यहाँ की मुद्रा होती है न्यू शकेल। नेक्स्ट है वुहान डायरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अभी हाल ही में वुहान डायरी नामक एक बुक लिखी है फांग फांग ने। ये बुक दोस्तों इसका पूरा नाम है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। तो इस बुक को लिखा है फांग फांग ने, जो कि एक चाइनीज़ साहित्यकार हैं। ये बुक दोस्तों कोविड-19 के दौरान जो वुहान शहर है, चाइना का वुहान शहर, जहाँ से वायरस का पहला मामला आया था, उस शहर में जो 60 दिनों का लॉकडाउन लगा था उस दौरान क्या सिचुएशंस थी उसको दर्शाती है। इस बुक को पब्लिश किया है दोस्तों, यानी पब्लिशर हैं हार्पर नॉन फिक्सर, इनका नाम याद रखिएगा। अब चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कोरोना वायरस से एक और इम्पोर्टेंट बुक है हाउ कंटेजियन वर्क्स। तो आपको हाउ कंटेजियन वर्क का नाम याद रखना है और ये भी नाम याद रखना है वुहान डायरी। ये दोनों ही बुक्स हो जाती हैं इंपॉर्टेंट। फिलहाल हाउ कंटेजियन वर्क्स जो है उसको लिखा था दोस्तों पाउलो गियोर्डिनो ने। ठीक है, और एक पुस्तक आई थी सटलिंग टू द टॉप, वी कृष्णा स्वामी जी ने लिखा है, पीवी सिंधु की जीवनी थी, ये भी इंपॉर्टेंट बुक थी। और एक अभी बुक आई थी चर्चे में फियर ऑफ गॉड, वो नोवेल थी और उसको लिखा है बोम्ब देवराज साई चंद्रवदन ने। एक और बुक आई थी इम्पोर्टेंट, वो है फाइंडिंग फ्रीडम और उसको लिखा है ओमिड स्कोवी ने और कैरोलिन डूरन ने। इन सभी बुक को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला बात करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित कितने उम्मीदवारों ने विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित दोस्तों टोटल 9 लोगों ने विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ ली है। बात यह है दोस्तों उद्धव ठाकरे जो हैं ये अभी तक ना तो वहाँ की विधानसभा के सदस्य थे और ना ही विधान परिषद के सदस्य थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर थे। तो फिर इनको अपने सीएम का पद बनाए रखने के लिए, यानी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का पद बनाए रखने के लिए या तो इनको विधान परिषद का सदस्य होना था 6 महीनों के भीतर, या फिर इनको विधानसभा का सदस्य होना था 6 महीनों के भीतर। तो विधानसभा में तो कोई चुनाव होना नहीं था, विधान परिषद में 9 सीटें खाली थी और इस वजह से सभी 9 लोग जो थे वो निर्विरोध चुने गए। उनमें से उद्धव ठाकरे भी थे, ये बन गए हैं विधान परिषद के अब सदस्य। ठीक है, तो अब ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अच्छा, ये 9 लोगों में कौन कौन से पार्टी से थे? इसमें एक कांग्रेस से थे और
4 थे भाजपा से बीजेपी से, और 2 थे इनकी पार्टी शिवसेना से उद्धव ठाकरे की पार्टी, और 2 थे एनसीपी से। आपको अगर याद हो दोस्तों, जब महाराष्ट्र में सरकार बनी थी, उद्धव ठाकरे सीएम बने थे, तो उसमें 3 पार्टियों का गठबंधन हुआ था, कांग्रेस का, एनसीपी का और शिवसेना का। ठीक है, तो कांग्रेस के जो थे नाना पटोले वो बनाए गए वहाँ की विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं। ठीक है, शिवसेना के उद्धव ठाकरे को बनाया गया वहाँ का चीफ मिनिस्टर, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी डिप्टी सीएम बने दोस्तों अजीत पवार जो कि एनसीपी पार्टी से थे। तो इन 3 पार्टियों में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, और वही गठबंधन हुआ था, इस वजह से महाराष्ट्र में सरकार बनी थी। चलिए महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। यहाँ की राजधानी मुंबई, उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी। महाराष्ट्र ये रहा मैप में। गुजरात और महाराष्ट्र दोस्तों 1 मई 1960 को एक दूसरे से अलग हुए थे, यानी 1 मई 1960 को गठन हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र ये रहा। बॉर्डर देख लीजिए किससे किससे शेयर करता है। ये गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, और ये कर्नाटका से और गोवा से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, महाराष्ट्र से हम लोग क्या क्या स्टैटिक जीके जीएस पढ़ चुके हैं। एक तो झीलों में हम लोगों ने पढ़ा लोनार झील। दूसरा, नासिक से कौन सी नदी निकलती है? नासिक से निकलती है दोस्तों गोदावरी नदी, ये भी हम लोगों ने नदियों वाले चैप्टर में पढ़ा था। तीसरा, हम लोगों ने एयरपोर्ट्स में पढ़ा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पर हैं। एक तो नागपुर में है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर, और एक मुंबई में है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से। क्लियर है? तो इन सब चीज़ों को दोस्तों आप लोग कनेक्ट करके लिंक करके पढ़ते चलिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 18 मई को। हर साल 18 मई को दुनिया भर में ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। म्यूजियम के बारे में दोस्तों जागरूकता फैलाने के लिए, इसके महत्व के बारे में बताने के लिए। ठीक है, म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम से फ़ायदा क्या होता है। म्यूजियम से दोस्तों हमें एक दूसरे कल्चर्स के बारे में पता चलता है, एक जगह से दूसरे जगह के कल्चर के बारे में पता चलता है, एक समय से दूसरे समय के बारे में पता चलता है, और इतिहास के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। साथ ही साथ दोस्तों म्यूजियम की वजह से ही आने वाली पीढ़ियों को कुछ ऐसे प्रूफ मिलते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स मिलते हैं जिनके आधार पर उनको स्टोरी मिल जाती है कि अपनी हिस्ट्री क्या रही थी। ठीक है, तो ये होते हैं म्यूजियम के महत्व। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। ठीक है, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद यानी इंटरनेशनल म्यूजियम काउंसिल जो है उसके अध्यक्ष हैं सुए ओकैसी। कौन है? सुए ओकैसी। अच्छा, इस बार की थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम है इस बार म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। क्या है? म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अच्छा, 18 मई को मनाया गया इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और दोस्तों इसी मंथ 17 मई को एक और इम्पॉर्टेंट डे आता है, उसको भी मैं आपको रिवाइज़ करा दे रहा हूँ क्योंकि उसको अलग से क्वेश्चन लेने का कोई मतलब नहीं था। 17 मई को दोस्तों मनाया जाता है एक और इम्पॉर्टेंट डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। इसको ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया जाता है। पहली बार ये मई 2005 में मनाया गया था। ठीक है, और इस बार भी मनाया जा रहा है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। क्लियर है? अच्छा दोस्तों, कल मैंने एप्लीकेशन पर ऑडियो रिवीजन अपलोड की है, जनवरी मंथ की और फरवरी मंथ की जितने भी इम्पोर्टेंट डे और थीम आई हैं उनकी ऑडियो रिवीजन। तो सिर्फ 5-5 मिनट में, 5 से 6 मिनटों में आप लोग ऑडियो रिवीजन के माध्यम से जितने भी इम्पोर्टेंट डेज और थीम्स आई हैं जनवरी मंथ की और फरवरी मंथ की, आप लोग ऑडियो रिवाइज कर सकते हो। और ऑडियो प्लेयर भी इसीलिए मैंने लगवाया है एप्लीकेशन में, जिससे आप लोग बैकग्राउंड में भी प्ले कर सकते हो, चाहे आप चैटिंग करते समय या फिर कुछ भी मोबाइल में काम करते समय आप लोग आराम से अपना ऑडियो रिवीजन कर सकते हो। तो ऐप में जाइएगा, सबसे नीचे जाइएगा ऑडियो सेक्शन में, और वहाँ पर करंट अफेयर में जा करके इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम में आप लोग सुन लीजिएगा। जनवरी फरवरी मंथ की आ चुकी है और मार्च और अप्रैल मंथ की आज अपलोड कर दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में किस नाम का चक्रवाती तूफान उठा हुआ है? तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों अम्फान नाम का एक चक्रवाती तूफान उठा हुआ है, और ये गंभीर चक्रवाती तूफान माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि 20 मई तक बंगाल और उड़ीसा के तटों से टकरा जाएगा। ठीक है, गंभीर चक्रवाती तूफान का क्या मतलब है? इसका मतलब है इसकी स्पीड होगी 89 से 117 किलोमीटर। एक्चुअली में दोस्तों जो तूफान होते हैं उनको कैटेगराइज किया गया जाता है, जैसे कि सिंपल जो चक्रवाती तूफान आते हैं
उनको कहा जाता है, उनकी स्पीड मानी जाती है 63 से 88 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो गंभीर चक्रवाती तूफान होते हैं उनकी स्पीड मानी जाती है 89 से यानी 89 से 117 किलोमीटर पर आवर। और जो बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान माने जाते हैं उसकी कैटेगरी में रखा जाता है, उनकी स्पीड होती है 118 से लेकर के 165 किलोमीटर पर आवर की। और जो एक्सट्रीमली हाई होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंभीर होते हैं, अत्यंत गंभीर की कैटेगरी में रखा गया है जिन्हें, उनकी स्पीड 166 से 220 किलोमीटर पर आवर बताई गई है। तो ये हैं तूफ़ानों की कैटेगरी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल ये जो आया है ये गंभीर चक्रवाती तूफान है, क्लियर है। अब बात आती है कि इसका नाम किसने दिया है, अम्फान नाम दिया किसने है। तो इसको दिया है दोस्तों थाईलैंड ने। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप लोग देखिएगा ज़रूर कि तूफ़ानों के नाम कैसे रखे जाते हैं। आपको करना क्या है, एप्लीकेशन को ओपन करना है, MZT ऐप को, उसमें सर्च करना है फ़ानी साइक्लोन या फ़ानी तूफ़ान। जब उड़ीसा में फणी नाम का तूफ़ान आया था तब मैंने वो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि कैसे जो दुनिया भर की 5 कमेटी हैं वो मिल करके डिसाइड करती हैं कि कौन कौन से नाम रखे जाते हैं, उनकी एक लिस्ट दी जाती है, ठीक है। जैसे भारत वाली जो कमेटी थी उसकी 2004 में ही लिस्ट आई थी और 2004 की वही लिस्ट चल रही है, और उसी लिस्ट में डिसाइड होता है कि आगे आने वाले तूफ़ानों का नाम कौन सा देश देगा। बारी बारी एक एक करके देश आते हैं। तो जैसे अम्फान नाम है, इसको थाईलैंड ने दिया है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने जापान के सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। तो अभी हाल ही में दोस्तों जैक मा अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर हैं और फार्मर चेयरपर्सन हैं, इस्तीफा दे चुके हैं। तो इन्होंने सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड से भी इस्तीफा दे दिया है, जो कि जापान का है, ठीक है। काफ़ी दिनों से ये कॉरपोरेशन के बोर्ड से जुड़े हुए थे, ठीक है, जैक मा। अभी पिछली साल दोस्तों इन्होंने अलीबाबा ग्रुप से भी इस्तीफा दिया था, सितंबर 2019 में ये रिटायर हुए थे, ठीक है। और इन्होंने ही अलीबाबा ग्रुप की स्थापना भी की थी। एशिया के वर्तमान में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं जैक मा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत को बनाया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन। कब बनाया जाएगा, इनको 22 मई को बनाया जाएगा, ठीक है, भारत को। कब तक के लिए, 1 वर्षों के लिए, अगले 1 वर्ष के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भारत को बनाया जाएगा। भारत को जापान की जगह पर इस बार बनाया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत के नाम का प्रस्ताव जो था वो साउथ ईस्ट एशियन ग्रुप्स जो है उससे सर्वसम्मत से भेजा गया था और वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब भारत जो है जापान की जगह लेगा और WHO के कामकाज का निर्धारण करेगा। ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है WHO का, ये काम ही यही करता है कि WHO क्या क्या करेगा, क्या क्या कामकाज इसका होगा, उसका निर्धारण करता है, ठीक है। और WHO दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहा है पिछले कुछ दिनों से, ठीक है। वायरस की वजह से, कोविड-19 वायरस की वजह से अमेरिका के लगातार आरोप लग रहे हैं कि चाइना का ये सपोर्ट किया है वायरस के बारे में जानकारी छुपाने में, और इस वजह से अमेरिका ने अपनी जो शेयर देता है, अमेरिका जो अपना कंट्रीब्यूशन करता है WHO में 15% तक का, उसको इस बार रद्द कर दिया है, ठीक है। ये 15% लगभग $400 मिलियन होते हैं। तो ये $400 मिलियन नहीं दिएगा इस बार अमेरिका। और बदले में चाइना ने क्या किया, चाइना ने उसको बदले में $30 मिलियन एक्स्ट्रा अपना कंट्रीब्यूशन करने की घोषणा की। यानी कि चाइना जितना कंट्रीब्यूशन करता था तो वो तो करता ही था, 30 मिलियन इस बार और अधिक देगा, ठीक है, WHO को। फिलहाल WHO के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई और 7 अप्रैल को इसी वजह से मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। और इस बार की वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम आपको याद रखनी है, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। टेड्रोस एधनोम जी हैं इसके वर्तमान में हेड और जिनेवा में है इसका हेडक्वार्टर। WHO का गठन इसलिए किया गया था दोस्तों, जिससे दुनिया भर में जितने भी देश हैं, ऐसे सदस्य देश जो हैं, उसमें स्वास्थ्य से संबंधित सहायता ये कर सके, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को ये सुलझा सके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने कितने की DTIS योजना को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 400 करोड़ रुपए की DTIS योजना को मंजूरी दी है। अब ये DTIS योजना क्या है, DTIS का मतलब होता है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम।
इस स्कीम यानी इस योजना के तहत होगा ये कि जो भी प्राइवेट सेक्टर की जो डिफेंस और एरोस्पेस कंपनीज़ हैं उनके द्वारा जो रिसर्चेज की गई हैं या फिर उनके द्वारा जो डिज़ाइन किए गए वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, उनको अलाउ किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। इससे होगा ये कि स्वदेशी रक्षा क्षमता हमारी बढ़ेगी, डिफेंस कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी। और आपको पता है आत्मनिर्भर भारत अभियान चल ही रहा है, तो इस वजह से DTIS योजना को मंजूरी दी है, जो कि 400 करोड़ की एक योजना है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है देश में बेरोजगारी से लड़ने के लिए भारतीय सेना ने कौन सी योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने टूर ऑफ ड्यूटी नाम की एक नई योजना शुरू की है। टूर ऑफ ड्यूटी ये क्या होगा? ये दोस्तों इसके तहत होगा ये कि इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स और फोर्सेस की केवल 3 सालों के लिए ही इंटर्नशिप कराई जाएगी, यानी 3 साल के लिए आर्मी में भर्ती कराई जाएगी। यानी जो लोग जैसे इच्छुक होते हैं देश के लिए लड़ने के लिए या फिर आर्मी में काम करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए एज ए फन या फिर थोड़े समय के लिए, मतलब उनको आर्मी को एज ए करियर नहीं चुनना होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए आर्मी से नहीं जुड़ना चाहते हैं, कुछ ही समय के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये स्कीम है। कोविड-19 के कारण जो देश में बेरोजगारी उत्पन्न हुई है, ऐसे में उन लोगों को मदद भी मिल पाएगी। ये तो था वो कारण जो सरकार ने बताया। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक एक कड़ी अगर जोड़ी जाए तो किसी युद्ध की तैयारी हो रही है? आप लोग कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। अगला है, किस देश के ओपेक प्रतिनिधि गवर्नर हुसैन कंजपोर अंदेम्बली का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में ईरान के ओपेक प्रतिनिधि गवर्नर थे। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इसके प्रतिनिधि गवर्नर यानी कि ईरान की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नर, वो थे हुसैन कंजपोर अंदेम्बली। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये दोस्तों 20 सालों तक ओपेक के प्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके हैं ईरान की तरफ से। ओके, पहली बार ये 1995 से 2008 तक रहे थे और उसके बाद 2013 से लेकर के अब तक रहे थे। तो यानी 20 सालों तक इन्होंने ये काम किया है। ईरान में ओपेक के गवर्नर प्रतिनिधि रह चुके हैं, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ईरान देख लीजिए मैप में, ये रहा ईरान, ठीक है। भारत से अगर इधर आएंगे, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, फिर ये ईरान है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, यहाँ की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है रियाल और संसद का नाम होता है मजलिस। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, इस वजह से स्टैटिक जीके जीएस आपको नहीं बता पाऊँगा, नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि वीडियो अपलोड में और ज़्यादा लेट हो जाएगी अगर मैं बताऊँगा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आई थिंक आप लोग एक दिन के लिए मुझे छुट्टी तो दे ही सकते हो स्टैटिक जीके जीएस के लिए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल की वीडियो से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना है कमेंट करके। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? अगला है, सिक्किम राज्य कौन से भारतीय राज्य के रूप में शामिल हुआ था? इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप लोग को जो भी पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। और दोस्तों दोनों क्विज आती है, स्टैटिक जीके की भी क्विज आती है और डेली करंट अफेयर की भी क्विज आती है। आप लोग एप्लीकेशन में जाकर क्विज ज़रूर सॉल्व किया करो। क्विज सॉल्व क्लियर होगे तो बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन होता रहेगा और आपसे चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं, तो इस वजह से आप लोग रिवीजन जरूर कर लिया करो। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। तो दोस्तों उनके नाम हैं मनु पांडे, श्याम शेर कुमार, पूजा चौधरी, चंद्रकेतु कुमार, नरेंद्र मीना, प्राची पांडे, साबिर आलम, चांद बाबू, ज्योति पचौरी, वंदना अग्रवाल, नेहा जायसवाल, शांति प्रिया, शुभम यादव, गुड्डू कुमार, दिव्या पांडे। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।